साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में सुरेश फौजी जी, जो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथियों, मैं थोड़ा सा उनका एक परिचय भी दे देता हूँ कि एक बहुत जब मैं उनसे अभी ऑफ कैमरा जब बात हुई तो वाकई में उनका जो त्याग है, एक बड़ा त्याग किया उन्होंने। एक सरकारी नौकरी में रहते हुए, एज ए फौज में, आर्मी में रहते हुए उस नौकरी को छोड़ा उन्होंने, और जो समाज की, खास तौर से वंचित महिलाओं की जो पीड़ा है, उनके अंदर वो दर्द देखने को मिला। तो हालांकि वो चैनल पे बोलने के मकसद से शायद नहीं आए थे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप इतना काम कर रहे हैं समाज के बीच में और इतनी सारी चीज़ें अध्ययन कर चुके हैं महापुरुषों का, तो उस पर आपको बात रखना चाहिए। तो कुछ बहुजन, वंचित महिलाओं और देश के जुड़े मुद्दों से उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो आर्मी में रहे तो बहुत सारे स्टेट भी घूमे हुए हैं। और ये त्याग देने के पीछे ऐसा क्या लगा, क्या कारण है जो उन्होंने ये सरकार की नौकरी को छोड़ करके समाज के काम करने को चुना। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए उनका। सर, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। आपका एक सवाल भी बड़ा कठोर सवाल था वो कि सर साहब काशीराम जी तो रहे नहीं, परिनिर्वाण हो गया उनका, और बाबा साहब भी नहीं है हमारे बीच में जी। तो और जितनी बहुत सारी कमियों पे हमने बात की, बहुत सारी कमियां हैं, या मैं जो काम कर रहा हूँ मैं भी वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहा हूँ, उस पीड़ा को आपने समझा। और आपका एक बड़ा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सवाल था कि आखिर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, किस तरह से इस जो मिशन था काशीराम जी का या बाबा साहब का, उसको किस तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? पहले हम इसी पे सवाल करना चाहते हैं आपसे। देखिए वो जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कीमती समय है आपका वो दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ बैठ कर आपके साथ दो बात वार्तालाप कर सकूँ। इसके लिए आपका सबसे पहले आपका तमाम देश की, तमाम बहुजन समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, देखिए हमारे मिशन की, ये कांशीराम साहब की जो उनका सपना था या उन्होंने जो मिशन लेकर के चले थे, जो बीच में अधूरा छूट गया, कहीं ना कहीं मेरा भी, देखिए जैसा आपका अनुभव भी, हम अभी बात भी कर रहे थे कि जिस समय हम बात समाज सेवा की आती, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ा कि समाज सेवा हम किस स्तर पे कर रहे हैं। समाज सेवा में एक तो होता है, जैसे बाबा साहब ने दशकों पहले शुरू की थी, उन्होंने क्या समाज सेवा की है, ये मेरे और आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। दूसरी बात, उस मिशन को लेकर के कांशीराम साहब लेकर के चले, और लेकर के चले उनके पिछले 4 दशकों का जो कड़ी मेहनत है, उनकी जो कड़ी मेहनत रही है, उसका संघर्ष रहा है, उनका अपना अनुभव है। और वो एक 40 वर्षों तक अपना संघर्ष करने के बाद में एक ऐसा मिशन छोड़ कर के गए थे कि जो राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर आपकी बात रखने के लिए उन्होंने देश और समाज में, दुनिया में उस लायक लीडर और वक्ता या समाज सेवक तैयार किए हैं, जो आज गांव दर गांव, शहर दर शहर, राज्य दर राज्य, मतलब वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है जब हमारे सामने स्वार्थ हावी हो जाता है, हमारे ऊपर महत्वाकांक्षा हमारी जब हावी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मिशन और समाज सेवा पीछे छूट जाती है। यदि हम वाकई बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना चाहते हैं, उनके प्रेरणा, उनसे, उनके शब्दों से या उनको जानने के बाद अगर हम प्रेरणा लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमने निस्वार्थ भाव से उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। उस रास्ते पे चलने से पहले भी हमें बाबा साहब दरअसल हमें क्या सिखाना चाहते थे, या बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी, किन विचारों पे काम करते हैं, हमें सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बाबा साहब को ही जानने की ज़रूरत है। उसके बाद में रास्ते पे चलने की तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सवाल यहाँ खड़ा ये हो जाता है कि हमने बाबा साहब को भी जान लिया, कांशीराम साहब को भी जान लिया, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सबको जान लिया, लेकिन सिर्फ जाना, माना नहीं है, उनके रास्ते पे हम नहीं चले। यदि हम मैं अगर दलित समाज के भाषा में एक शब्द कहूँ कि भाई गले में नीला फटका डालने से, या फिर अगर मैं आपको उस अंदाज में कहूँ, जय भीम का नारा लगाने जैसा। जय भीम का नारा तो खैर, उन्होंने कहा था, अपने आप में क्रांतिकारी शब्द हो जाता है।
मतलब एक शब्द चला है। नहीं, मेरा मतलब है सर, जय भीम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब को जब पढ़े ही नहीं, उनकी बायोग्राफी तक नहीं पता, तो उस जय भीम के नारे का कहाँ क्रांति रह जाएगी? मैं वहीं आ रहा हूँ जी। एक दो लाइन है कि मंदिर की गुर्बत पे बैठने से गिद्ध भगवान नहीं हो जाते। मंदिर की गुर्बत पे बैठने से गिद्ध भगवान नहीं हो जाते, वैसे ही गले में नीला फटका डालने से कोई कांशीराम नहीं हो जाते। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है। आज देख रहे हैं हर गली चौराहे में एक लीडर तो तैयार हो गया, लेकिन उन्हें लीडरशिप के बारे में पता ही नहीं है कि माननीय और कांशीराम साहब एक्चुअली चाहते क्या थे। उन्होंने अपना सब कुछ, या बाबा साहब ने अपना सब कुछ न्यौछावर जो किया, अपना तन मन धन उन्होंने सब कुछ समाज के प्रति समर्पित कर दिया। बल्कि यदि मैं आपको ये कहूँ, बड़ा कड़वा लग सकता है लोगों को, कि यदि आज बाबा साहब जिंदा होते, यदि माननीय और कांशीराम साहब आज जिंदा होते, आज मेरे ख्याल में जो समाज की दशा और दिशा हो चुकी है उसे देख करके रोते कि मैंने अपना सर्वस्व किस समाज और किस कौम के लिए अपना न्यौछावर कर दिया। क्योंकि हम वहाँ से उन रास्ते से ही भटक चुके हैं। बाबा साहब ने हमें सबसे पहले क्या सिखाया था? हमारे महापुरुष बाबा साहब भी छोड़ दीजिए आप, यदि आप उससे भी पीछे जाएंगे, आप जो दशकों का हमारा सदियों का इतिहास रहा है, उन्होंने हमें हमेशा इस बात को कहा कि भाई अंधविश्वास से आप दूर रहिए। बाबा साहब ने हमें भी वही बात सिखाई कि जो संत महापुरुषों ने हमारे सिखाया था कि भाई जो हमारे क्रांतिकारी लीडर रहे हैं, चाहे वो समाज स्तर पर रहे या राजनीतिक स्तर पर रहे, उन्होंने हमें यही सिखाया कि भाई अंधविश्वास किसी भी तरह का हो सकता है। उन्होंने किसी की अवहेलना तो नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई पहले स्वयं को जानो, उसके बाद मानो। तथागत गौतम बुद्ध भी वही बात कहते हैं कि मैंने क्या कहा आप इस पर विचार मत कीजिए, उसे मत मानिए। मैंने जो कहा वो आपकी नज़र में खरा है कि नहीं है, पहले उस पर आप उस तथ्य पे जाइए, उस पर गौर कीजिए। आप उसके लिए आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, तब आप उस बात को मान लीजिए। बाबा साहब ने जो कहा था कि भाई आप अंधविश्वास से बचिए, आप पूजा पाठ से बचिए, बेफिजूल खर्ची से बचिए आप, और आप विडम्बना देखिए। जिन लोगों से बचाने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज हमने बाबा साहब को उसी रास्ते पर लाकर भगवान खड़ा कर दिया। लोग उस बात को भूल चुके हैं कि संविधान में क्या लिखा है। लोग इस बात को भूल चुके हैं कि बाबा साहब संविधान में हमें क्या कहता है। लोग इस बात को भी भूल चुके हैं कि बाबा साहब ने आपको एक आरक्षण दिया था, जिसके बलबूते पे आपको थोड़ा सा आपकी आर्थिक या मतलब जो है व्यापारिक या राजनीतिक स्तर पे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूर कर सकें। और आप आज देख लीजिए, हम उस मुद्दे से भटक चुके हैं। उन्होंने हमें क्या कहा था, हम कहाँ जा रहे हैं? किसी एक आदमी ने अगर, उन्होंने सबसे पहले यही बात की, भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। हमने ना तो शिक्षित होना सीखा, ना संगठित होना सीखा, और संघर्ष के लिए निकल पड़े। अब दो स्टेप है उससे पहले, उन पर हमने काम किया ही नहीं, तो हम कहाँ से संघर्ष कर लेंगे? हम फाइट सफल कहाँ से हो जाएंगे? और यही कारण है कि समाज में आज कहीं भी जाइए, आपका इतना बड़ा अनुभव है मोदी जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप मेरे से कहीं ज़्यादा आप समाज के बीच में और राजनीति के बीच में रहे हैं। आपने अभी बताया था, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपसे, कि आपने माननीय कांशीराम के साथ भी मिशन में काम किया, जो अपने आप में अतुलनीय हो जाता है। आपकी कितनी प्रेरणा है? आप मुझे बताइए, आज उन लोगों को कहाँ है? सर, एक आरक्षण पे मैं सवाल लेना चाह रहा हूँ। बीच में आपने आरक्षण की बात छेड़ी, क्योंकि मेरे सवाल आप ही के शब्दों से आए। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी ऑफ कैमरा आपको बताया कि मैंने आरक्षण छोड़ दिया जी, तो ये जो आरक्षण, जैसे मान लो एक आईपीएस बन गया या आईएएस बन गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, तो आपको नहीं लगता कि उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे दूसरे उस समाज के व्यक्ति को मिले जिसको नीड है? क्योंकि मैं समझता हूँ एक बार आरक्षण मिलने से वो घर अपने आप में उसको खुद को इतना मजबूत कर लेना चाहिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा करके कि उसको ना लेना पड़े, लेकिन ऐसा होता हुआ तो कहीं दिखता नहीं। मोदी, सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि दरअसल देश जब आज़ाद हुआ, आरक्षण लागू कहाँ हुआ? सच बात तो यह है कि जो झंझुना, मैं इसको झंझुना ही कहूँगा, जिस झंझुना का हमें देश आज़ाद होने के बाद में पकड़ा था, जिसे आरक्षण कहते हैं, वो हमें मिला ही कहाँ? आप यदि स्टडी करेंगे या आप फौज में जाएंगे, मैं फौज में हूँ इसलिए मुझे इस बात का पता है, देश की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जैसे हिंदी में कह सके वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों ही भारतीय सेनाओं में आरक्षण है ही नहीं। हमें इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप यदि हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, आरक्षण कहीं है ही नहीं। यदि हम वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कितने विभाग है जहाँ पे आप जाएंगे तो आरक्षण की कहीं गिनती है ही नहीं, तो आरक्षण मिला ही कहाँ? सबसे पहले तो यदि आरक्षण खत्म करने की बात आती है या आरक्षण को लेने की बात आती है, दरअसल यदि मैं अगर आरक्षण के बलबूते पे यदि मैं 9 लाख बैकलॉग है सर, अभी मैं पहुंच गया हूँ, समझ सकता हूँ उस बात के लिए। यदि मुझे लगता है कि आरक्षण के बलबूते पे मैं यहाँ से मेरा जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं समझता हूँ उस बात के लिए कि हाँ ये बात सही है कि मुझे आरक्षण को छोड़ देना चाहिए और मेरे से जो अगले जिसको उसकी ज़रूरत है उसको मिल जाना है। लेकिन सरकार भी तो अभी यही काम करने जा रही थी। मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ कि उससे पहले आप आरक्षण उस आदमी को जरूर दें
जिसको उसकी ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आप ये भी तो बताइए कि आरक्षण आप देंगे कैसे, जब आपने अभी तक जातिगत आधार पर या सामाजिक स्तर पर उस आर्थिक स्थिति के बारे में जायजा ही नहीं लिया जिसकी देश को जरूरत है। आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि भाई मुझे बता दीजिए आज देश के अंदर में आरक्षण की जरूरत किसे है, तो आप बताएंगे क्या? क्योंकि सरकार अभी तक आंकड़े तो कर नहीं पाया। सबसे पहले तो उस पर काम करने की जरूरत है। अभी पिछले महीने जो आंदोलन हुआ दलित समाज कोर्ट का जो डिसीजन आया, दरअसल वही तो था कि भाई ये आरक्षण इसमें क्रिमिनल लागू कर दो, कोई बात नहीं, कौन मना कर रहा है, आप कर दीजिए, हम भी लागू करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, कर दीजिए। लेकिन आप उससे पहले ये तो बताइए कि आप किस बेस पे लागू करना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए, जब आप वहाँ आरक्षण में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात भारत सरकार को भी पहुँचाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उस पर डिबेट बाकायदा बैठ करके, जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया जा रहा है, मुझे बताइए जब ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्या वहाँ दलित समाज का या वंचित समाज का कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठा है? गवाही साहब थे ना सर आपके समाज से, किसने जाना इस बारे में? कम से कम उस बारे में जाकर के जनमत तो होना चाहिए ना कि भाई ये डिबेट, ये मतलब ये फैसला नहीं जा रही सरकार, कम से कम उस बारे में सोचे तो सही, पता भी तो लगे, तभी तो उस पर डिसीजन लिया जाए। उससे पहले तो आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो डिसीजन सरकार लेना चाहती है या हम जिससे सहमत होना चाहते हैं, मुझे कम से कम पता तो लगे उस बात का कि हाँ भाई ये डिसीजन सरकार लेना चाहती है, ये हित में है जन के या अहित में है। मैं तो इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ, निजी स्वार्थ से। यदि आप सुविधाओं का भी त्याग करना, यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा के लिए आपको वाकई निस्वार्थ भाव से निकलना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ेगा सर, मेरी तरह। बिल्कुल पसीने में बैठे हैं आप यहाँ बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की कड़वी सच्चाई जिससे समाज का नुकसान हो रहा है उसको आप तक ला सकें। और ये बात अगर हमारे उन लीडरों तक भी पहुंचे, उसमें वो सुधार करें, तो हम उनका बिल्कुल तहे दिल से साधुवाद भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। बहुत बहुत हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।